नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बायोलॉजी क्लास नंबर 5 का। यह चैप्टर है यूनिट्स वाइज। आपके चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं और जो लेवल है 11th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल को जो है आपको यूनिट्स वाइज क्लासेज चल रही हैं। पहले यूनिट्स की क्लासेज चल रही हैं, टोटल 20 यूनिट्स से सभी लोग जानते हैं। और ये जो एग्ज़ाम के पहले सारे यूनिट्स जो है कवर करने वाले हैं A to Z आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो 100 में से अगर दोस्तों सभी को पता है 100 में से अगर 80 प्लस का स्कोर करना है यहाँ पे तो सारी क्लासेज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी सभी क्लासेज चल रही हैं जिसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, जिसमें से आज की क्लास का पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा ड्यूटेरोमाइसिटीज का उदाहरण है। अल्टरनेरिया, कोलेट्रोटिचम, ट्राइकोडार्मा या ये सभी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो एग्जाम्पल्स कहलाते हैं वह आपका अल्टरनेरिया भी कहलाता है, कोलेट्रोट्रिमच भी कहलाता है, टिचम और ट्राइकोडार्मा की बात करेंगे। अर्थात ये सभी जो है आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि कवक के किस समूह को आमतौर पर अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है। फाइकोमाइसिटीज को, एस्कोमाइसिटीज को, बेसिडोमाइसिटीज को या ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तो कवक के किस समूह को आमतौर पर अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है, वह आपका कौन सा कहला जाता है। तो अपूर्ण कवक के रूप में आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज जाना जाता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टेलीग्राम से जुड़िए, फ्री में नोट्स और पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है प्रश्न हमारा, और थोड़ा प्रश्न यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगा है, लेकिन ऑप्शंस थोड़ा इधर उधर हो गए हैं। लेकिन हम पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि समुद्री जल रात के दौरान मुख्य रूप से किसके कारण चमकता है। जो समुद्री जल होता है वह रात में मुख्य रूप से किसके रीजन के कारण जो है चमकता होता है, ब्राइटनेस होता है। वह होता है दोस्तों आपके नोक्टिलुका के कारण। किसके कारण होता है? नोक्टिलुका के कारण समुद्री जल जो है रात के दौरान जो है चमकता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि ब्लैडर वार्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप किसके उदाहरण हैं। कीट बच्ची पौधे के, परजीवी पौधे के, एंटू समृद्ध पौधे के, जली पौधे के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं ब्लैक वार्ट, ब्लैडर वार्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप जिसके उदाहरण हो जाते हैं वह कीट बच्ची पौधे के हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया कि डाइटम का रिजुवेंसेंट बीजाणु है। तो डाइटम का रिजुवेंसेंट बीजाणु कौन कहलाता है? आपका हैप्लॉइड और एक्सोस्पोर कहलाता है, डिप्टोलाइड और स्टेटोस्पोर कहलाता है। हैप्लॉइड और स्टेटोस्पोर की बात करेंगे या डिप्लॉइड और ऑक्सोस्पोर की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं डाइटम का जो रिजुवेंसेंट बीजाणु कहलाता है वह डिप्लॉइड और ऑक्सोस्पोर की बात करते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कैप्सिड की उप इकाई कहलाती है, कोर कहलाती है, न्यूक्लियोटाइड, एमिनो अम्ल या कैप्सोमियर की बात। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका कैप्सोमियर। कैप्सिड की उप इकाई कौन सी कहलाती है? तो कैप्सिड की जो उप इकाई कहलाती है वह कैप्सोमियर। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। ल्यूकोसिन जिसे हम क्राइसोलेमिनारिन कहते हैं, यह एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे डाइटम, युगलिना या डाइनोफ्लैगलेट्स की बात करते हैं, या कह सकते हैं कि पैरामीशियम के मामले में आरक्षित भोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। देखिए ल्यूकोसिन जो होता है, क्राइसोलेमिनारिन एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि एक जिसे हम डाइटम कहते हैं।
क्या हो, ये एक डाइटम हो जाता है। पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? सभी लोग जानते हैं एड्स, कंठमाला, चेचक, दाद, इन्फ्लुएंजा, ये तीनों विषाणु जनित नहीं है। लेकिन हैजा जो रोग होता है वह विषाणु जनित रोग कहलाता है। क्या कहलाएगा? विषाणु जनित रोग जो यहाँ पे आपका हैजा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है कि युगलीना में कसाबीकरण होता है, किसके कारण होता है? तो युगलीना में कसाबीकरण जो होता है वह आपके हेटेरोकांट और स्क्नोमैटिक के कारण होता है। किसके कारण? हेटेरोकांट और स्कोनेमैटिक के कारण होता है युगलीना में कसाबीकरण की अगर बात करते हैं तो। इसके साथ अगला प्रश्न है कवक और शैवाल के बीच सहजीवी साइचर क्या कहलाता है? लाइकेन, माइकोराइजा, राइजोम या एंडोमाइकोराइजा की बात करते हैं। कवक और शैवाल के बीच सहजीवी जो साइचर कहला जाता है वह हमारा लाइकेन। ठीक है, जब भी कवक और शैवाल की बात की जाती है, इनके बीच सहजीवी साइचर की बात की जाती है, एक ही एग्जाम्पल्स आता है, वह है दोस्तों लाइकेन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि युगलीना और क्रास्टेशिया के नेत्र स्थल में उपस्थित विशेष प्रकार के लाल रंग द्रव्य को क्या कहते हैं? फाइकोएथ्रिन कहते हैं, एस्टेक्सेंथिन कहते हैं, कैरोटीन कहते हैं या जेंथोफिल कहते हैं। युगलीना और क्रस्टेशिया के नेत्र स्थल में जो उपस्थित विशेष प्रकार के लाल रंग द्रव्य होते हैं उनको दोस्तों क्या कहा जाता है? एस्टेक्सेंथिन की बात करते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। आइए जान लेते हैं, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। विषाणुओं के आनुवांशिक पदार्थ में केवल आरएनए शामिल होता है, केवल डीएनए होता है, आरएनए और डीएनए दोनों शामिल होते हैं, या आरएनए या डीएनए यानी एक वायरस में एक न्यूक्लिक एसिड होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ में क्या होता है। तो विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ में आरएनए या डीएनए यानी एक वायरस में एक न्यूक्लिक एसिड होता है। विषाणु के जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें आरएनए या डीएनए यानी एक वायरस में एक न्यूक्लिक एसिड ही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। युगलीना पर पैराफ्लैगेलर शरीर किसमें मदद करता है? चलन में, फोटो रिसेप्शन में, प्रजनन में या ओस्मे रेगुलेशन में की बात कर रहे हैं। युगलीना का पैराफ्लैगेलर शरीर में जो मदद करता है वह आपका फोटो रिसेप्शन में मदद करता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है डाइकैरियोन बनाना है, तो डाइकैरियोन का बनाना क्या कहलाता है? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज का अभिलाक्षणिक लक्षण कहलाता है, फाइकोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज का लक्षण कहलाता है, एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज की बात करते हैं, फाइकोमाइसिटीज या जाइगोमाइसिटीज की बात करते हैं। तो दोस्तों डाइकैरियोन का जो बनाना कहलाता है वह एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज का अभिलाक्षणिक लक्षण कहलाता है। तो डाइकैरियन का बनना फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कैमोटेक्टिक संचलन के कारण कोशिकी स्लाइम मोल्ड के जीवन चक्र में बनने वाली संरचना कहलाती है। आपकी सीडोप्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं, श्वर्मश्लेष की बात करेंगे, माइक्रोसिस्ट की बात करेंगे, कैप्लिटिया की बात करते हैं। तो कैमोटेक्टिक संचलन के कारण कोशिकी स्लाइम मोल्ड के जीवन चक्र में बनने वाली जो संरचना कहलाती है वह आपका सीडोप्लाज्मोडियम की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है। जो क्लैंप कनेक्शन होता है वह आपके बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है, एस्कोमाइसिटीज में पाया जाता है, सैक्रोमाइसिटीज में या हैप्लोमाइसिटीज में पाया जाता है। यहाँ पे जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड जो है देखा जाए तो 11th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लेवल के प्रश्नों को कंबाइंड किया है। चैप्टर वाइज यहाँ पे यूनिट्स वाइज क्लासेस चल रही हैं। तो क्लैंप कनेक्शन जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? बेसिडोमाइसिटीज में पाया जाता है। क्लैंप कनेक्शन किस में पाया जाता है? बेसिडोमाइसिटीज में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है
माइक्सा मीबा किसके जीवन चक्र में बनता है? फिजेरम, अमीबा, एंट अमीबा या डाइटम की बात करते हैं। तो माइक्सा मीबा जो है किसके जीवन चक्र में बनता है? तो माइक्सा मीबा जीवन चक्र की बनते की बात करते हैं तो फिजेरम की बात आती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोमैगी एक दो अंगुलित कोशिकाओं का उनके नाभिक सहित संलयन है। देखिए प्रश्न हमारा दिया गया प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी जो होता है, क्या वह दो अगुणित कोशिकाओं का उनके नाभिक सहित संलयन कहलाता है? परमाणु संलयन के बिना दो अगुणित कोशिकाएं हैं, शुक्राणु अंडे हैं या शुक्राणु और दो ध्रुवीय नाभिक कहलाते हैं। देखिए प्लाज्मोगैमी जो कहला जाता है वह परमाणु संलयन के बिना दो अगुणित कोशिकाएं कहला जाती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है कि लाल सागर और लाल ज्वार में क्या अंतर होता है। जी हाँ, लाल सागर और लाल ज्वार में अंतर बताना है। लाल ज्वार लाल समुद्र में होता है, क्रमशः साइनोबैक्टीरिया और प्रोटिस्ट से संबंध होता है, एक विषाणु द्वारा दूसरा जीवाणु द्वारा होता है, या कह सकते हैं कि रोडोफाइसी के संबंध और डाइटम क्रमशः होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लाल सागर और लाल ज्वार में जो अंतर कहला जाता है क्रमशः साइनोबैक्टीरिया और प्रोटिस्टा में संबंध का कहला जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने लाल रक्त कोशिकाओं की अनुपस्थिति या उपस्थिति के आधार पर पौधों को पेड़ों, झाड़ियों, जड़ी बूटियों और जानवरों में दो समूह में वर्गीकृत किया है? अरस्तु, आर एच विटेकर, डीजे इवानोव्स्की की बात करते हैं, या हम बात करेंगे WM स्टैनली की बात करते हैं। तो जिस वैज्ञानिक ने लाल रक्त कोशिकाओं की अनुपस्थिति या उपस्थिति के आधार पर पौधे को पेड़ों, झाड़ियों, जड़ी बूटियों, जानवरों में दो समूहों में वर्गीकृत किया है वह हमारे कौन से कहला जाते हैं? क्या हम अरस्तु की बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, अरस्तु की बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन वायरस के लिए सही कथन नहीं दिया गया? वायरस के लिए कौन सा कथन सही नहीं दिया गया? देखिए वायरस की अगर बात करते हैं तो वायरस बाध्यकारी परजीवी होता है। वायरस केवल तभी गुणा कर सकते हैं जब वे जीवित कोशिकाओं के अंदर हो, तभी वे गुणा करते हैं, बढ़ते हैं। वायरस बैक्टीरिया फिल्टर से नहीं गुजर सकते, ऐसा गलत है। वायरस जो होता है बैक्टीरिया फिल्टर से भी गुजर सकता है। तो तीसरा जो है वायरस संबंधित गलत दिया गया है, गुजर नहीं सकता है, जबकि सही यह है कि वायरस बैक्टीरिया फिल्टर से गुजर सकता है। अगला है, वायरस प्रोटीन और डीएनए पर या आरएनए, डीएनए और आरएनए दोनों कभी नहीं या इनसे बने होते हैं। तो डी सही दिया गया है। तो वायरस से संबंधित हमारा कौन सा कथन असत्य दिया गया है? सी वाला कथन असत्य दिया गया है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया गया है कि कवक एक्स के अपवाद के साथ फिलामेंट्स हैं जो एक कोशिकीय हैं, तो एक्स की पहचान करना है। कवक एक्स के अपवाद के साथ फिलामेंट्स हैं जो एक कोशिकीय हैं, तो एक्स की पहचान किस में हो जाएगी? ईस्ट में, एल्बुगो में, म्यूकोर या लाइकेन की बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ईस्ट, जिसे क्या बोलते हैं? खमीर। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। कॉलम वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। कॉलम में इनमें दिया गया है गिल कवक, कप कवक, ब्लैक मोल्ड, नीला हरा, और सामने दिया गया है समान रोग, ट्रामा, पेनिसिलिन, आपके जाइगोफोर। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन जो है आप लोगों का सही होगा। गिल कवक का ट्रामा कहला जाएगा, कप कवक का एपोथेसियम कहला जाएगा, ब्लैक मोल्ड का जाइगोफोर और नीला हरा का पेनिसिलिन कहला जाएगा। ठीक है, तो गिल कवक ट्रामा, कप कवक एपोथेसियम, ब्लैक मोल्ड हो जाएगा जाइगोफोर, और नीला हरा किससे हो जाएगा आपका? पेनिसिलिन की बात करते हैं। समान रोग खाली चला जाएगा। यहाँ पे किस ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं? सी ऑप्शन, पहला का दूसरा, बी का पांचवा, सी का चौथा और डी का तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि जीवाणु जो विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और भोजन के संश्लेषण के लिए जारी ऊर्जा का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं?
तो जो जीवाणु जो विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करें और भोजन के संश्लेषण के लिए जो जारी ऊर्जा का उपयोग करते हैं वह आर्की बैक्टीरिया कहलाते हैं। विषमपोषी बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। सभी कमेंट कीजिए। देखिए, जीवाणु जो अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और भोजन के संश्लेषण के लिए जारी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, क्या कहलाते हैं आपके? केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गलत मिलान वाली जोड़ी का चयन करना है। देखिए, म्यूकोर न्यूसेडो का मिलान जो है क्रोफोफिलस से होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एल्बिगो कैंडिडा का मिलान ऐच्छिक परजीवी से होता है, ये आपका गलत दिया गया है। बाकी एगारिसिस बिस्पोरस का जो संबंध है खाद्य बेस्डियोकार्प से हो जाता है। प्यूकिनिया ग्रेमिनिस का संबंध ब्लैक रस्ट कवक से हो जाता है। लेकिन एल्बिगो कैंडिडा ऐच्छिक परजीवी से संबंध आपका नहीं होता है। अगला प्रश्न रहेगा जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न है, और मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरस के लिए सही नहीं दिया गया है। वायरस बाध्यकारी परजीवी है। वायरस केवल तभी गुणा कर सकते हैं जब वे जीवित कोशिकाओं के अंदर हो। वायरस बैक्टीरिया फिल्टर से नहीं गुजर सकते हैं। वायरस प्रोटीन और डीएनए या आरएनए दोनों के बीच बने होते हैं। यह प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और आपने ध्यान दिया होगा तो अवश्य आप लोग इस मॉक क्वेश्चन के आंसर जरूर देंगे। तो आई होप इस क्लास में आपने कितने स्कोर प्राप्त किया, आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य करना है। अभी तक हमारी जो है बायोलॉजी की यूनिट फर्स्ट की 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद यूनिट सेकंड शुरुआत करेंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की स्टार्ट कर रहे हैं, जिस प्रकार के एग्जाम में आने के संभावित प्रश्न हैं, जिस प्रकार से चयन परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, सारे यहाँ पे कंबाइन करने वाले हैं। इसके बाद प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास 11:30 AM में 2:12 PM तक हमारी क्लास डेली चलती है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।